हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल साइंस स्टडी 99 ग्रुप में। तो जैसा कि प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का थर्ड चैप्टर सर्वाधिक वोट जीत से प्रणाली पढ़ेंगे। ये जो वीडियो का जो पार्ट है हमारा सेकंड पार्ट है। उससे पहले आप लोगों ने अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आप फर्स्ट पार्ट देखिए, उसके बाद आपको सेकंड पार्ट बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे हैं कि सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली किसे कहते हैं। इसके गुण और दोष बताइए। जो सबसे आगे वही जीत प्रणाली, यानी हम बात करें फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का क्या अर्थ है। इसके गुण को भी और दोष को भी पढ़ना है। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं कि सर्वाधिक वोट जीत से प्रणाली। जब पूरे देश को कुल उतने निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, जैसे मान लीजिए एक पूरा देश है, उसमें कुल उतने निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है जितने प्रतिनिधि चुने जाते हैं। जैसे सपोज डेट मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे हमारा भारत है, कुल निर्वाचन जो सीटें हैं 543 है। आप कहोगे सर 545 होते तो दो एंग्लो इंडियन होते हैं, तो मैंने कितना बोला है 543। और हर एक क्षेत्रों में से अलग अलग प्रतिनिधि चुने जाते हैं। इसी को हम सर्वाधिक वोट जीत से प्रणाली कहते हैं। इस प्रणाली में जिस प्रत्याशी को सबसे ज्यादा वोट मिलता है विजयी घोषित कर दिया जाता है। उसे विजयी प्रत्याशी के लिए ये जरूरी नहीं है कि भाई उसे कुल मतों का बहुमत मिला या नहीं मिला, तो इसी को हम क्या कहते हैं, बहुलवादी व्यवस्था कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इसके गुण। ये जो प्रणाली है बहुत ही सरल है, आम मतदाता भी इसे आसानी से समझ सकते हैं। इसमें निर्वाचन क्षेत्र में अगर देखा जाए तो छोटे होने के कारण चुनाव कार्य बड़ी आसानी से हो जाता है। इस प्रणाली में समय और धन कम लगता है। आपको यहाँ पे धन लिख लेना है। इस प्रणाली में अगर किसी एक दल को बहुमत मिल जाता है तो उसकी स्थिर सरकार बन जाती है। तो आइए बच्चों, अब हम बात करते हैं दोष। इस प्रणाली में विजयी उम्मीदवार को कई बार डाले गए वोटों का पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता, उनको पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता है। सभी हारने वाले प्रत्याशी के वोट बेकार चले जाते हैं। देखो, हम बात करते हैं कि पूर्ण बहुमत का मतलब क्या होता है। पूरा पूर्ण बहुमत उसको नहीं मिल पाता, कुछ कमी हो जाता है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि सभी हारने वाले प्रत्याशी के वोट भी क्या चले जाते हैं, बेकार चले जाते हैं, क्योंकि उनको वोट नहीं मिला। इस प्रणाली में वोटों के अनुपात में सीटें नहीं मिलती है। जैसे 1984 के लोकसभा में कांग्रेस को 48% वोट मिला था, और सीटें कितनी थी भाई, 415 सीटें। और बीजेपी को देख लेते हैं, यहाँ पे कितने वोट मिले थे, 7.4% वोट मिले थे। अगर देखा जाए तो बीजेपी की जो सीटें थी केवल 2 सीटें थी, तथा तेलुगु देशम में देखा जाए तो 4.1 वोट मिला इनको। और सीटें कितनी मिली भाई, 30 सीटें मिली। देखो किस जगह से ये लड़ रहे, कहाँ कौन कौन से एरिया से लड़ रहे, इसलिए इनको ये सीट मिल रहा था। इस प्रणाली में राष्ट्रीय हितों की अपेक्षा क्षेत्रीय हितों पर अत्यधिक ध्यान दिया जाता था। ये जो प्रणाली है, राष्ट्रीय हितों की अपेक्षा में क्षेत्र यानी एरिया के हितों पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता था कि हमें एरिया में जीतना है। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं समानुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली का क्या अर्थ है। इसके गुण और दोष के बारे में हमें जानना है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, जब पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है, एक पूरा देश है उसको क्या मानोगे, एक निर्वाचन क्षेत्र मान लोगे, और उस निर्वाचन क्षेत्र से कई प्रतिनिधि चुने जाते हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं। अरे समझो प्यारे बच्चों, जैसे लोकसभा का जब चुनाव होता है तो हमारा जैसे देश है तो एक निर्वाचन क्षेत्र उसको मान लिया जाता है, हर एक क्षेत्रों में चुनाव होता है। इस प्रणाली में किसी पार्टी को इतनी सीटें मिलती है जितने प्रतिशत उसे वोट मिलते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं गुण के बारे में। इस प्रणाली में हर दल को वोट के अनुपात में क्या मिलती है, सीटें मिल जाती है। इस प्रणाली में मतदाता का एक भी वोट बेकार नहीं जाता। इस प्रणाली में राष्ट्रीय हित को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। इस प्रणाली में गठबंधन की सरकार का निर्माण होता है। देखो, मिली जुली जो सरकारें होती है, कहीं ना कहीं वो आपस में गठजोड़ कर लेती है।
मिलीजुली जो सरकार होती है कहीं ना कहीं एक गठबंधन बना लेती है, इसलिए हम इसको गठबंधन की सरकार कहते हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो सरकार होती है, गठबंधन की जो सरकार अस्थिर होती है। स्थिर होती है क्या? अगर किसी भी दल को पूर्ण बहुमत मिलता है तो वो अच्छे तरीके से सरकार चला सकता है। अगर मिलीजुली सरकार मिलकर एक गठबंधन का निर्माण कर देती है तो जो सरकार होती है वो अस्थिर होती है, कमजोर होती है। इस प्रणाली में धन बहुत ज्यादा लगता है तथा मतगणना में भी क्या अधिक समय लगता है। यह प्रणाली कठिन होने के कारण एक आम मतदाता की समझ से परे है ये। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि सर्वाधिक वोट जीत प्रणाली समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में क्या अंतर है। सर्वाधिक मत प्रणाली क्या है, इसके बारे में हम समझते हैं। इस प्रणाली में पूरे देश को अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, जहां अलग अलग क्षेत्रों में चुनाव होंगे, ऐसे समझो आप। और हर निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक ही प्रतिनिधि को चुना जाता है। मतदाता प्रत्याशी क्या करते हैं, जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपने प्रत्याशी को वोट देते हैं। राजनीतिक दलों को वोट के अनुपात में कम या ज्यादा सीटें तो उनको मिलती है। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो हमारे भारत ने सर्वाधिक मत प्रणाली को अपनाया है। तो हम बात करते हैं उदाहरण के लिए, जैसे इंग्लैंड ने भी अपनाया, अमेरिका ने भी अपनाया और भारत ने भी अपनाया है। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है। पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है। इसमें भी वही बातें कही जाती है। एक निर्वाचन क्षेत्र से कई प्रतिनिधि चुने जाते हैं। जैसे एक क्षेत्र है, उसमें से बहुत सारे प्रतिनिधि निकल रहे हैं। अब जो मतदाता वो अलग अलग प्रत्याशियों को क्या देंगे, वोट देंगे। तो मतदाता राजनीतिक दलों को क्या देते हैं, वोट देते हैं। और हर राजनीतिक दल को वोट के अनुपात से क्या मिलता है, उनको सीटें मिलती है। जैसे देखा जाए तो इजराइल, नीदरलैंड, नॉर्वे जैसे देशों में सबसे ज्यादा देखने को यही मिलता है। अब जो हमारा भारत है वो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की तरफ बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं पृथक निर्वाचन मंडल और आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में क्या अंतर है। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आप अपने नोटबुक में साथ के साथ इसे लिखना भी शुरू कर दें। तो पृथक निर्वाचन प्रणाली क्या है। पृथक निर्वाचन प्रणाली के अंतर्गत धर्म, जाति के आधार पर चुनाव क्षेत्रों को आरक्षित किया जाता है। देखो यहाँ पे क्या बोला है, पृथक निर्वाचन प्रणाली के अंतर्गत धर्म, जाति के आधार पर चुनाव क्षेत्रों को आरक्षित किया गया है। इस चुनाव क्षेत्र से केवल निश्चित जाति, धर्म के उम्मीदवार ही क्या कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं और उसी जाति या धर्म के लोग उसको वोट डाल सकते हैं। अंग्रेजों ने हमारी भारत की एकता को नष्ट करने के लिए इस व्यवस्था को अपनाया था, पृथक निर्वाचन प्रणाली को अपनाया था। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में सभी मतदाता क्या करते हैं, वोट डालते हैं, लेकिन उम्मीदवार उसी समुदाय या वर्ग का होगा जिसके लिए सीटें आरक्षित की गई है। देखो, आरक्षित का मतलब कि हमारे देश में SC, ST, OBC माइनॉरिटी है, तो उनके लिए भी क्या है, सीटें आरक्षित की गई है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि उम्मीदवार उसी समुदाय या वर्ग का होगा जिसके लिए सीटें आरक्षित की गई है। यार बच्चों, हम बात करें कि लोकसभा की जो सीटें हैं, 543 सीटों में से 79 सीटें अनुसूचित जाति यानी SC और देखा जाए तो 41 जो सीटें हैं अनुसूचित जनजाति ST के लिए आरक्षित की गई है। अब देखो प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं कि महिलाओं के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यह आरक्षण केवल स्थानीय सरकारों, जैसे हम बात करते हैं MCD या पंचायत तक ही सीमित है। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए भी 1/3 सीट आरक्षित करने की मांग की जा रही है, परंतु ये प्रस्ताव आज तक पास नहीं हुआ। तो प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं कि भारत का लोकतंत्र अब सर्वाधिक मत प्रणाली को छोड़कर समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, आपको यहाँ पे प्रणाली लिख लेना, को अपनाने के लिए तैयार हो चुका है। क्या आप इस कथन से सहमत है? पक्ष या विपक्ष में तर्क दीजिए। आपको ध्यान से सुनना है मेरी बातों को। अगर आपने ध्यान से सुन लिया मेरी बातों को और स्क्रीन पे जो जो चीजें लिखी गई है उसको ध्यान से पढ़ लिया तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। भारत में शुरू से ही क्या है, सर्वाधिक मत प्रणाली को अपनाया गया है।
भारत ने क्या किया है, सर्वाधिक मत प्रणाली को अपनाया, क्योंकि यह प्रणाली बहुत ही आसान है, आम जनता भी इसको समझ सकती है। लेकिन इस प्रणाली में पार्टी को वोटों के अनुपात में सीटें नहीं मिलती थी, सिर्फ उसे विजयी मान लिया जाता था। जिसे अधिक वोट मिले हो, मतदाता के बहुत सारे कीमती वोट भी बेकार चले जाते थे। जैसे कि हम बात कर रहे हैं 1984 के लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को 50% से कम वोट मिले थे और 80% से भी अधिक सीटें ऐसा सर्वाधिक मत प्रणाली के कारण इनको मिला था। प्यारे बच्चों, अब आप इस प्रकार से समझे कि मैदान में 3 उम्मीदवार हैं, जैसे ए, बी, सी, जिसमें ए को 40, बी को 30, सी को 30 वोट मिलते हैं। अब आपको ध्यान से सुनना है, ऐसे में ए को विजय मान लिया जाता है। देखो, ए को 40 लोग चाहने वाले, बी को 30 लोग चाहने वाले और सी को 30 लोग चाहने वाले हैं। लेकिन इसमें देखा जाए तीनों कैटेगरी में कौन बड़ा, ए बड़ा ना, 40 वाला बड़ा हुआ, तो उसको विजयी मान लिया जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो बी और सी को मिलाया जाए तो 60% लोग ए को नहीं चाहते। अतः इस व्यवस्था में वोट बंटने के कारण, यहाँ पे आपको बटना लिखना, फटना हो गया है वो गलती से, तो बंटने के कारण ऐसे उम्मीदवार भी जीत जाते हैं, जिससे अधिकतर लोग इसको पसंद नहीं करते। किसको? सर्वाधिक मत प्रणाली को। अर्थात इस प्रणाली में वोटों के अनुपात में सीटें प्राप्त नहीं होती है। इसलिए भारत को समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपना लेना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं परिसीमन आयोग क्या है। निर्वाचन क्षेत्रों का गठन करने के लिए एक स्वतंत्र क्या बनाई गई थी, संस्था बनाई गई थी, जिसे हम परिसीमन आयोग कहते हैं। परिसीमन आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया था? राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था। ये चुनाव आयोग के साथ मिलकर काम करेगा। देखो, यहाँ पे आपको ध्यान से सुनना है कि जो परिसीमन जो आयोग है, ये एक स्वतंत्र क्या है, संस्था है। और इस स्वतंत्र संस्था का गठन किसने किया? राष्ट्रपति द्वारा किया गया था। और ये चुनाव आयोग के साथ मिलकर कार्य करेगा। यानी जो चुनाव आयोग है, निष्पक्ष स्वतंत्र रूप से चुनाव कराएगा। अब उद्देश्य हम पढ़ लेते। परिसीमन आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या? पूरे देश में निर्वाचन क्षेत्र की सीमा को निश्चित करना, एरिया, क्षेत्र, क्योंकि जनसंख्या के बदलाव आ जाने के कारण विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या कम या ज्यादा हो जाती है। तो इनका काम क्या होता है कि सीमाओं का आकलन करना या निश्चित करना। इसलिए प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में जनसंख्या में समानता लाने के लिए सीमाओं में भी क्या किया गया है? परिवर्तन किया गया है। प्यारे बच्चों, अब हम बात करें कि भारत में चुनाव सुधार के लिए अपने सुझाव दीजिए। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि चुनाव सुधार के लिए सुझाव। सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली की जगह समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपना लेना चाहिए। आपको यहाँ पे प्रणाली लिखना है। संसद और विधान सभाओं में महिलाओं के लिए भी 1/3 सीट आरक्षित की जानी चाहिए। यानी हम बात करें कि भारत अब सर्वाधिक मत प्रणाली को छोड़कर समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपना ले और संसद विधान सभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित कर दे। धन बल के प्रयोग पर रोक लगना चाहिए। अपराधी वाले व्यक्ति उम्मीदवार को टिकट नहीं देना चाहिए। जो अपराध कर रखा है तो उसको टिकट नहीं देना चाहिए। धर्म और जाति के आधार पर चुनाव प्रचार को रोका जाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये था भारत में चुनाव सुधार के लिए किए गए कार्य और इसे अपनाना बहुत ज्यादा जरूरी भी है। तो प्यारे बच्चों, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। उससे पहले आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिए। तो प्यारे बच्चों, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।